वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया एंड ईयू फाइनलाइज एफटीए। जो होना था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो हो गया है, लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा। ये कुछ मतलब इसमें ऐसा ये लोग कुछ कुछ निटिग्रिटीज कुछ बचा हुआ है। तो ये लोग वी टू होप दैट वी शुड बी एबल टू सेलिब्रेट द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ दिस एग्रीमेंट विद इन कैलेंडर 2026 इटसेल्फ। ये पीयूष गोयल बोल रहे हैं। तो अभी पहले यही बड़ा सा टॉपिक है, इसी को पढ़ते हैं पहले। ये इंडिया ईयू एफटीए। इंडिया को क्या मिलेगा? तो प्रिफरेंशियल एक्सेस कवरिंग 99.5% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। उसमें जो 90.7% होगा उसमें इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन, मतलब आज से नहीं होगा, वो जब लागू होगा तब से। वो जो पीयूष गोयल बोल रहे हैं कि 2026 में हम लोग ट्राई करेंगे कि ये लागू हो जाए, तब से ये लागू होगा। फिर उसके बाद 2.9% जो होगा वो 3 to 5 ईयर्स में उसमें ड्यूटी एलिमिनेशन होगा, और जो 6% होगा उसमें प्रिफरेंशियल एक्सेस मिलेगा और टैरिफ रिडक्शन के थ्रू। ऐसा नहीं है कि उसमें ज़ीरो हो जाएगा। तो लगभग 99.5 में प्रिफरेंशियल एक्सेस है, मतलब उसमें ड्यूटी एलिमिनेशन सब में नहीं है। 90.7 में है, 2.9 में है। 90.7 में इमीडिएटली होगा, 2.9 में कुछ दिनों में होगा, 3 to 5 ईयर्स में 6% में टैरिफ रिडक्शन होगा। ईयू को क्या मिलेगा? तो उसका 97.5 जो भी एक्सपोर्ट्स है इंडिया में उसको उसमें उसको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट एक्सेस मिलेगा। उसमें 49.6 इमीडिएटली मिलेगा, 39.5 5 7 10 ईयर्स में मिलेगा, 3% फेस टैरिफ रिडक्शन होगा। अब देखिए, इसमें बस इतना याद रखना है कि सारा जो जब से ये स्टार्ट होगा, जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये लागू होगा, तब से तुरंत हर कमोडिटी का जो भी जिस पे भी रिडक्शन होना है वो तुरंत नहीं होगा। बस ये याद रखना है। यूपीएससी बस इतना पूछेगा कि इमीडिएटली लागू हो रहा है या नहीं। वो ऐसे नहीं पूछने वाला कि 49.6 जो है उसमें कब से लागू होगा, 39.5, उतना नहीं जाना है। बस ये याद रखिए कि 99.5%, 97.5% ये मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, और प्री के लिए इतना याद रखिए कि इमीडिएटली सब लागू नहीं होगा। फिर एग्रीकल्चर में क्या है? तो प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिलेगा इंडियन गुड्स को। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ग्रेप्स, गरकिन्स, क्यूकुम्बर्स, ड्राइड अनियंस, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। इसमें अगर आपको 2-4 नाम याद रहे तो अच्छा है, अगर प्री में पूछेगा तो एलिमिनेशन में हेल्प होगा। इंडिया लेकिन सेफगार्ड किया है डेयरी को, जो न्यूजीलैंड से भी किया था, सीरियल्स, पोल्ट्री, सोया मिल, सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स है कुछ। द एफटीए इंश्योर्स दैट द गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर इट अंडरगोज एडिक्वेट प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग फॉर देम टू गेट द ओरिजिनेटिंग स्टेटस एंड प्रिफरेंशियल एक्सेस। मतलब इंडिया से अगर वो जा रहा है और उसको प्रिफरेंशियल एक्सेस चाहिए, तो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ जो प्रोसेसिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होना चाहिए, तभी उसको मिलेगा। फिर लेकिन उसमें एक चीज़ है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स आर अलाउड सेल्फ सर्टिफिकेशन थ्रू अ स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिन, कि हाँ हमने ये किया है, तो उसमें ज़्यादा वो टेंशन नहीं है। सर्विसेज में क्या है? तो जो ईयू है उसने 144 सर्विसेज, मतलब सर्विस तो सब हो गया ना, उसका 144 सब सेक्टर्स में हम लोगों को अलाउ किया है एक्सेस, और इंडिया 102 सेक्टर्स में सब सेक्टर्स में अलाउ किया है ईयू को। फिर जो FTA है, इट ईजेज मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर स्पाउसेज एंड डिपेंडेंट्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स एस्टैब्लिश्ड इन द EU इन सर्विस सेक्टर्स, इन ऑल सर्विस सेक्टर्स। मतलब अगर इंडियन कोई कॉर्पोरेट है और उसका कोई एम्प्लॉय है, उसको अगर EU में अगर उसका वो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी पोस्टिंग हो रहा है, तो वो अब खुद भी जा सकता है, वो स्पाउस को भी ले जा सकता है या ले जा सकती है, और उसके जो डिपेंडेंट है उनको भी ले जा सकते हैं। और जो बिजनेस एंटिटीज हैं एमिंग टू प्रोवाइड सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जो बेसिस पे होगा, टू EU क्लाइंट्स कैन एक्सेस 37 सब सेक्टर्स, उनको 37 सब, फिर ये सर्विसेज का सब सेक्टर्स है। फिर उसमें कौन सा है, अब एजुकेशन है कि नहीं, IT है कि नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाना है। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स इंटेंडिंग टू प्रोवाइड सर्विसेज टू EU क्लाइंट्स गेट सर्टेनिटी इन 17 सेक्टर्स। तो आपको अगर इतना सारा, क्या मेंस राइटिंग में इतना ही आधा पन्ना इसी में ख़त्म हो जाएगा, तो लिखना क्या है? अगर मेंस में पूछता है तो आप ये हेडिंग डालोगे, टेम्पररी एंट्री एंड स्टे फॉर प्रोफेशनल्स, या जो भी आपको ढंग का सब हेडिंग लग रहा है, और उसके बाद आप लिख दो कि जो सर्विस सेक्टर्स हैं उसमें जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनके स्पाउस और उनके डिपेंडेंट्स को अलाउ करेंगे रहने के लिए, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको 37 सब सेक्टर्स
और जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं उनको 17 सब सेक्टर्स में अलाउ करेंगे। एग्री टू एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये होगा विथ ऑल द EU मेंबर स्टेट्स। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट मतलब जैसे वहाँ पे भी कोई अगर जा रहा है, इंडिया में अगर है वो काम कर रहा है, उसका सोशल सिक्योरिटी है, अब वो चला गया EU, वहाँ पे भी उसको कुछ सोशल सिक्योरिटी मिला, 5-7 साल नौकरी किया, फिर इंडिया वापस आ गया, तो वो जो वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया उसका क्या होगा? तो वो मतलब ट्रांसफ़र हो सके उसका एग्रीमेंट होता है। फिर कंटिन्यूइंग कंड्यूसिव फ्रेमवर्क फॉर एंट्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड अवेल पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ये आप याद रखिएगा। इसमें बस इतना याद रखना है कि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसान कर दिया है पढ़ना, और मेन जो इसमें है वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अलाउ किया है। स्ट्रेंथनिंग SPS एंड TBT। SPS होता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, और TBT होता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ये बेसिकली नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। ये वाला जो होता है SPS, ये फूड से रिलेटेड होता है, और ये ऐसे जनरल होता है। तो इनहैंस्ड कोऑपरेशन ऑन SPS एंड TBT मैटर्स फैसिलिटेट्स रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्फर्मिटी असेसमेंट रिजल्ट्स। मतलब क्या आप SPS वाले में जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स होता है, जैसे उसमें क्या लगा देगा कि जो मैंगो है उसमें इतना आपसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए, फर्टिलाइज़र का कंटेंट नहीं होना चाहिए, या जो कार्बाइड यूज़ करते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि हम जो इंडिया में अगर वैसा कुछ असेसमेंट करता है और उसको कंफर्म कर रहा है तो EU उसको मान्य रखेगा। फिर रिड्यूसेस ट्रेड बैरियर्स, फैसिलिटेट्स स्मूदर मार्केट एक्सेस एंड स्ट्रेंथेन्स रेगुलेटरी प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर एक्सपोर्ट्स। अब मुद्दा बस यहाँ पे यही है कि जो ये वाला पॉइंट यही है, ये जितना भी ये लिया हुआ है ना, ये सब या तो PIB से है, या जो ये लोगों का स्टेटमेंट आता है जो इंडिया EU समिट हुआ है उसका जो स्टेटमेंट है दोनों कंट्रीज़ का, उससे लिया हुआ है। तो ये मतलब रिलायबल सोर्स है। फैसिलिटेट, इतना ये वाला आप याद रखिएगा, फैसिलिटेट्स रिकॉग्निशन ऑफ कंफर्मिटी असेसमेंट रिजल्ट्स इन मैटर्स ऑफ SPS। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए क्या बोला है कि जिन कंट्रीज़ में EU में जिन कंट्रीज़ में अगर रेगुलेशन नहीं है आयुष को लेके, तो वो इंडिया में जो उनको वो दिया जाता है ना क्वालिफिकेशन, वो EU में भी लागू हो जाएगा उन कंट्रीज़ में जहाँ रेगुलेशन नहीं है। फिर ग्रेटर एक्सचेंज विद द EU टू फैसिलिटेट ट्रेड इन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे है कि रीइंफोर्सेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन अंडर, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट है, वो जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सबसे रिलेटेड ट्रिप्स एग्रीमेंट है। इट रिकॉग्नाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, स्पेसिफिकली द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय इंडिया। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी क्या है कि इंडिया में जितना भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका वो, जैसे फॉर एग्जांपल कि टर्मरिक को दूध में, हल्दी को दूध में डालो और उसको पी लो तो सर्दी खांसी ठीक हो जाता है। तुलसी का मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और ढेर सारा पेड़ पौधा है जो डायबिटीज़ में यूज़ होता है, तो वो सबको बोलता है डिजिटल लाइब्रेरी। ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया में उसको बनाया हुआ है। ये ब्रॉड एस्पेक्ट है, ठीक है। ये जो अगर आप पूछेगा ना UPSC, तो ये आप ब्रॉडली मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या है, तो 99.5% और 97.5%, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद रहेगा कि एग्रीकल्चर में प्रेफरेंशियल मार्केट मिल रहा है, प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल रहा है गुड्स को। फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स की जो ओरिजिन है, रूल्स ऑफ ओरिजिन या ये सब, वो उसके उस पर एग्रीमेंट है। फिर सर्विसेज में एग्रीमेंट है, टेम्प्रेरी एंट्री एंड स्टे है, स्ट्रेंथनिंग SPS एंड TBT, और उसके बाद इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये जो भी पॉइंट्स है ये आप लोग हेडिंग के तौर पे यूज़ करोगे अगर वो पूछेगा मेन फीचर्स ऑफ इंडिया EU ट्रेड एग्रीमेंट। अब उसमें कुछ स्पेसिफिक अगर गुड्स पे बस बात करें तो फ़ायदा क्या हो रहा है अगर हम लोग FTA कर रहे हैं, तो उसमें जैसे देखिए इंजीनियरिंग गुड्स जो होगा, अभी इंडिया का इंजीनियरिंग गुड्स में 22% टैरिफ है, वो अगर हटेगा जो 0% हो जाएगा, तो अभी जो 16.6 बिलियन का एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। मतलब अभी इंडिया जो है 16.6 बिलियन इंजीनियरिंग गुड्स भेज रहा है और टैरिफ लग रहा है 22%, तो अगर वो हट जाएगा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। फिर लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स गुड, टॉयज, जेम्स, ज्वेलरी, ये सब में फ़ायदा होने वाला है। फिर मरीन प्रोडक्ट्स अभी लगभग 26% उसको टैरिफ लगता है,
और ये करंट एक्सपोर्ट्स अभी 1 बिलियन का है, और इंडिया का टारगेट ही है कि हम लोगों को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है मरीन सेक्टर से, मरीन प्रोडक्ट्स का, तो उसमें भी ये मदद करेगा। फिर इंडिया का जो बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट का वो है, मतलब गुड्स है, वो है फार्मास्यूटिकल। तो ये जो है ये ईयू का जो मार्केट है वो $572.3 बिलियन का है। तो इसमें अगर 0% टैरिफ पे अगर जाने लगता है इंडिया का गुड्स, तो ऑब्वियसली इंडिया का फार्मास्यूटिकल, तो उसमें ऑब्वियसली हम लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसमें देखिए आप लोग ये पॉइंटर्स याद रखिएगा पहले जब आप इसको प्रिपेयर करिएगा। पहला आप 99.5 और 97.5 याद रखिएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स हैं, उसको ब्रॉडली आप टॉपिक्स याद रखिए और उसमें एक एक पॉइंट याद रखिए मेंस, क्योंकि उतना जगह ही नहीं रहेगा आपको लिखने के लिए, उतना में काफ़ी हो जाएगा। और अगर वैसा कुछ आता है तो फिर डेटा भी दिया हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो बूस्ट टू एक्सपोर्ट। अभी जो है ईयू जो है इंडिया का, मतलब इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 17% ईयू जाता है, और ये तब है जब कुछ आइटम्स पे 25%, 26%, 22% ऐसा टैरिफ लगा हुआ है। तो अगर ये हट जाता है तो ये बढ़ेगा, तो बूस्ट टू एक्सपोर्ट। फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अभी इंडिया लगभग $50 बिलियन एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज, तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग देखें कि सर्विसेज पे भी जो 144 सब सेक्टर है उसको यूएस वो खोला है, ओपन किया है, और इंडिया 102 सब सेक्टर। तो सर्विसेज में भी हम लोगों को ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फिर बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग अंडर मेक इन इंडिया स्कीम। अब देखिए क्या है उसमें, जितना भी जो लेबर इंटेंसिव है, जैसा वो हम लोग देखें अभी कि टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स गुड, जो भी है ये सब सारा उसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। तो हम लोगों का जो एम है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको जीडीपी का 25% कर दें, तो ये भी इसमें भी मदद करेगा। फिर जॉब्स तो क्रिएट होगा ही, अगर टैरिफ रिडक्शन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली होगा। चीपर इंपोर्ट्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, अभी ऑटोमोबाइल्स में भी जो वो है टैरिफ है, ईयू घटाया है बहुत ज़्यादा। तो जैसे अपना मर्सिडीज़ आता है, BMW आता है, ये सब बहुत सस्ता हो जाएगा। फिर BMW का बाइक सस्ता हो जाएगा। फिर वाइन पे और बियर पे, विस्की पे, ये सब पे वो घटाया है, तो हम लोग का जो इम्पोर्ट्स है वो चीपर हो जाएगा। ओवरकम सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी विच इज़ करेंटली डोमिनेटेड बाय चाइना। अब देखिए चाइना ही हर चीज़ को डोमिनेट कर रहा है, तो ये एक स्टेटेड एम भी है कि हम लोग एक डिफरेंट सप्लाई चेन बना सकें, तो वो उसमें हम लोगों को मदद मिलेगा। अब देखिए ये केवल FTA है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में था, लेकिन हम लोग जो मतलब इंडिया का जो अगर आप देखिएगा, इंडिया और EU का, तो हर साल समिट होता है, तो ये 16वां समिट था, 16th समिट था ये। तो समिट का एक आउटकम था कि FTA वॉज साइंड, लेकिन इसके अलावा ढेर सारा वो है आउटकम है। दूसरा है, जैसे पहला हो गया FTA वॉज साइंड, दूसरा है इंडिया EU सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप वॉज साइंड, इंडिया EU सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। इसमें क्या है, तो इट विल डीपन टाइज इन द डोमेन ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, साइबर एंड हाइब्रिड थ्रेट्स, स्पेस एंड काउंटर टेररिज्म। तो आप लोग ये समझिए कि वो FTA अलग है, वो एक पार्ट है इंडिया EU समिट का। इंडिया EU समिट का पहला है कि FTA वॉज साइंड, उसके बाद दूसरा है कि इंडिया EU सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप वॉज साइंड। इसमें 5 जो भी ये हैं, मेरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, साइबर एंड हाइब्रिड थ्रेट्स, स्पेस और काउंटर टेररिज्म। उसके बाद लॉन्च ऑफ नेगोशिएशंस ऑन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इट विल फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ये अभी साइन नहीं हुआ है, इसका बस नेगोशिएशंस को हम लोग लॉन्च करेंगे, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। उसके बाद है रीइटरेटेड देयर शेयर्ड कमिटमेंट टू प्रोमोटिंग अ फ्री, ओपन, पीसफुल एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक। तो ये तो इंडो पैसिफिक के बारे में हो गया, इंडिया का वो इंटरेस्ट के बारे में है। फिर emphasize the importance of an effective multilateral system with the UN at its core, क्योंकि अभी देखिए जो ट्रम्प जो कर रहा है, जो भी कर रहा है उसके कारण 66 ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिससे वो अपना US को बाहर कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को उसमें लगता है वो है पेरिस एग्रीमेंट।
तो उसके कारण जो, और अपना वो बोर्ड ऑफ पीस बना लिया है, वो बोल रहा है कि अब हम लोग सारा जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कराएंगे। तो यूएन तो बोल रहा है कि रिडंडेंट हो जाएगा, तो उसमें ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बाय क्रिएटिंग ईयू इंडिया इनोवेशन हब्स एंड ईयू इंडिया स्टार्टअप पार्टनरशिप। ये दोनों जो है इनोवेशन हब्स और स्टार्टअप पार्टनरशिप, ये इंडिया का जो एम है अभी जो चल रहा है उससे अलाइन करता है। अभी कुछ दिन पहले पीएम बोले हैं कि इंडिया जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है। तो उसको अगर और हम लोगों को आगे बढ़ना है तो उसमें ये मदद करेगा। अभी एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, 5 के बाद 7 आ गया, वो कुछ एडिटिंग का प्रॉब्लम है, कोई वैसा नहीं है। टुवर्ड्स 2030 इंडिया ईयू जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा, ये वाला भी एक स्टैंड अलोन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 की पिलर्स हैं। इसको पूछ सकता है प्री में क्या करेगा वो यूपीएससी, कि 5-6 पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि ये जो इंडिया ईयू जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा है उसमें कौन सा इसका पार्ट है, कौन सा नहीं है। तो उसमें 5 पॉइंट कौन कौन सा है? प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, कनेक्टिविटी, ग्लोबल चैलेंजेस। फिर उसका 8वां पॉइंट क्या है? इंडिया ईयू समिट का 8वां पॉइंट, कमिटमेंट टू गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, committed to accelerated cooperation in clean transition and energy resilience in framework of EU India Clean Energy and Climate Partnership। अब ये क्या है? क्लीन ट्रांजिशन क्या होता है कि आप अभी जो हम लोग कोल यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग सोलर एनर्जी यूज में बदल दिए, वो हो गया क्लीन ट्रांजिशन। लेकिन इससे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जस्ट ट्रांजिशन। अब फॉर एग्जांपल जब आप फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ है उसको ख़त्म करते हो, तो आप कोई थर्मल पावर प्लांट बंद करते हो तो उसमें ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनका नौकरी जा रहा है, उनको दूसरा जॉब मिले ग्रीन सेक्टर में, ये होता है जस्ट ट्रांजिशन। और ये क्या है? इन द फ्रेमवर्क ऑफ ईयू इंडिया क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप। तो ये पहले से चला आ रहा है, ईयू इंडिया क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप। इसके फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग क्लीन ट्रांजिशन एंड एनर्जी रेजिलियंस का बात करेंगे। फिर एक इंडिया ईयू टास्क फोर्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। इंडिया का अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उससे अलाइन करता है ये। इंडिया ईयू विंड बिजनेस समिट को अनाउंस किया है कि 2026 में कभी होगा। फिर इंडिया ईयू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन ऑन मोबिलिटी मतलब इधर उधर जो आप यहाँ से वहाँ जाते हो। एग्रीमेंट टू लॉन्च एजुकेशन एंड स्किल्स डायलॉग इन 2026, फिर ये अभी लॉन्च होगा। फिर एक ओशियन एंड फिशरीज डायलॉग लॉन्च हुआ है। और रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू द फुल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन टू द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो जो है यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके अंदर ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है। ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल इसलिए है कि वो जो सीओपी होने वाला था उसका, वो मॉन्ट्रियल में होना था, लेकिन उस साल कोविड हो गया तो उसके बाद वो कुनमिंग में हुआ, चाइना में, तो फिर ये नाम पड़ गया कुनमिंग मॉन्ट्रियल। उसके पहले आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स था। तो इसमें देखिए आप 3 मेजर चीज़ आप लोग याद रखिए। पहला, ये एक एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस में हुआ है? तो ईयू समिट में हुआ है, इंडिया ईयू समिट में। फिर ये सिग्निफिकेंस है, इंडिया ईयू समिट में हुआ है। इंडिया ईयू समिट का ढेर सारा पॉइंट है यहाँ पे। अब इसमें क्या सबको याद रखना है? देखिए सब याद रखिएगा, सब याद रहने वाला नहीं है, तो जितना याद हो सके उतना याद रखिए। ये वाले को याद रखिएगा ज़रूर, ये जो है इंडिया ईयू जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक एजेंडा, और इसका ये जो 5 पिलर है इसको याद रखिएगा, ये काम आएगा प्री में। फिर ब्रॉड याद रखिए टॉपिक्स को। पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मोबिलिटी से रिलेटेड है, ओशियंस एंड फिशरीज से रिलेटेड है। अभी फिशरीज पे इंडिया में हुआ भी है मीटिंग। उसके बाद ये वाला याद रखिए,
सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पे कुछ हुआ है, ऐसे याद रखिएगा। तो पहले अगर आप सीधा नाम याद रखने के जाइएगा नहीं होगा, पहले आप वो जो ब्रॉड कंटूर्स है, जो ब्रॉड टॉपिक्स है उसको याद रखिए कि अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन है, मोबिलिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर का रिस्क का है, फिर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप है, फिर एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा है, और उसके बाद फिर आप लोग उसके डेप्थ में जाइए। तो क्वेश्चन इंडिया ईयू पे भी, मतलब इंडिया ईयू समिट पे भी आ सकता है। अगर इंडिया ईयू समिट पे आता है तो आपको ये लिखना है कि अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे आता है तो आपको ये सब मेंशन करना है। ये सारा पॉइंट है एग्रीकल्चर, ये जो भी 7 पॉइंट हम लोग देखें। आई होप कि समझा पाए हूँ आप लोग को। बाकी आज का न्यूज़पेपर में वही सब भरा हुआ है, बस इंडिया ईयू, इंडिया ईयू। प्लेस इन इलेक्टोरल रोल, ये जो एसआईआर से रिलेटेड केस चल रहा है, तो उसमें जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन है, उसने बोला कि जो राइट टू वोट है वो क्वालिफाइड राइट है। तो अब इसको देखते हैं, अभी तो चलेगा ये यूजीसी का भी आया गाइडलाइन कि जो एससी एसटी ओबीसी है उनका, जो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करते, तो अपर कास्ट वाले बोल रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उस पर अभी ये हंगामा चल रहा है। फिर एडिटोरियल देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वोज कैपिटल सपोर्ट अलोन, अभी हम लोग एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले देखे थे, पीएलआई का आया था कि वो जो एडवांस केमिस्ट्री सेल और बैटरीज वाला जो पीएलआई स्कीम है, वो जो पार्ट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो 18,100 करोड़ का था। तो उसी पे ये दिया हुआ है कि भाई केवल कैपिटल इन्फ्यूजन से नहीं होगा, और भी चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेगा। तो उसी पे ये दिया हुआ है, आप पढ़ोगे, सिंपल सा एक आर्टिकल दिया हुआ है। प्रेशर पॉइंट ट्रम्प स्ट्रेटजी टू कीप पुशिंग कैरकास, कैरकास क्या है वहाँ का, कैरकास वेनेजुएला का कैपिटल है, तो उसी पे है कि ये जो है ट्रम्प उसको जो बार बार पोक करते जा रहा है कि मेरे को तेल दो, तेल दे दो, तेल दे दो, वो इट इज़ एक्चुअली, इट विल लीड टू अ ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा कि वो तबाह हो जाएंगे और बोलेंगे कि आज जो करना है कर ले भाई, जैसे ईरान बोला कि फिंगर ऑन द ट्रिगर। ये वाला जो आर्टिकल है, द सोल्यूशन टू द फॉलिंग रूपी लाइज इन डिप्लोमेसी, ये ऐसा क्यों है? देखिए यूजुअली जो पैसा गिरता है, या पैसा पैसा मतलब कोई भी करेंसी अगर ऊपर नीचे होता है तो उसमें इकोनॉमिक कॉज होता है। तो ये जो ये दोनों इकोनॉमी बड़े लोग हैं, सी रंगाराजन, ये पहले आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, और जो एनआर भानुमूर्ति हैं वो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। तो इनका क्या आर्गुमेंट है कि जो इंडिया का जो अभी रुपया गिर रहा है, असल में अभी अगर आप डेटा देखिएगा तो इंडिया इकलौता करेंसी है जो यूएस से कमज़ोर हो रहा है। तो वो इसलिए है कि इंडिया से एफपीआई और एफआईआई, बेसिकली जो एफडीआई मतलब जो जिनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, वो पैसा लेके भाग रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग डेटा देखे थे कि पिछले 4 मंथ में जो नेट एफडीआई इन फ्लो है वो नेगेटिव में है इंडिया का। तो ये बोल रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है कि ट्रम्प जो इंडिया को वैसे कर रहा है कि आज 25% लगा देंगे, कल 25% लगा देंगे, तुम रशिया से तेल खरीदना बंद करो वरना फिर 25% लगा देंगे, ईरान से ट्रेड करना बंद करो वरना फिर 25% ट्रेड वो लगा देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि जो फॉरेन कैपिटल है वो इंडिया से जो छोड़ के जा रहा है, वो उसका सोल्यूशन डिप्लोमेटिक है कि आप यूएस को कन्विंस करिए कि देखो भाई ये बंद करो, ये जो आप जो इंस्टेबिलिटी का आप जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किए हुए हो मेरे मार्केट में, उसको आप बंद कीजिए, ये चीज़ आप मत करो कि देखिए, the fall in value of the rupee in the last 1 month has been caused by the fears engendered मतलब to spread करना, engendered by the imposition of 50% tariff on Indian exports by the US. There is a possibility that the tariffs may even go up because of the new legislation. The full impact of tariffs. What is hitting the rupee as of now are capital outflows, कि पैसा जो बाहर जा रहा है वो. These outflows will continue to take place until India and US come to an understanding. We cannot ignore the fall in the value of rupee. Capital outflows will get accelerated with every fall in the value of rupee. पैसा गिर रहा है वो लेके भाग रहे हैं, और गिर रहा है फिर और लेके भाग रहे हैं, और अनसर्टेनिटी बढ़ते जा रहा है, तो ये एक लूप होल बन गया है। तो वही बोल रहे हैं कि भाई तुम डिप्लोमेसी
शुड यूज डिप्लोमेसी टू उसको रोकने के लिए। अस्पाक टू ड्राइव इंडियाज ELCV, ये वैसे ही मेरे को नहीं काम का लगा। BCCL, ये बेसिकली सर जो हैं एस महेंद्र देव, चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM, ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा अभी एक कंपनी है भारत कोकिंग कोल, इसका IPO आया था, तो उसमें ढेर सारे लोगों ने उसको ओवर सब्सक्राइब भी किया लोगों ने, तो हम लोग जो सरकार जो है अब उसको पब्लिक सेक्टर में अब अपने पैसा नहीं देती है, अब उसको बोलती है कि आप IPO निकालो और अपना पैसा मार्केट से उठाओ, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है, बस यही है। व्हाट्स हैपनिंग इन सीरिया कुर्दिश रीजन्स, इसमें देखिए, इसमें एक मैप से हम लोग देखते हैं, ये आप देखो, कुर्दिश एक एथनिक ग्रुप है, ये वाला जो है ना, ये कुर्दिश रीजन्स है, ठीक है। अब आप अगर ध्यान दोगे तो ये सीरिया के बॉर्डर में आते हैं, ये टर्की के बॉर्डर में आते हैं, ये ईरान के एरिया में आते हैं, और ये थोड़ा बहुत सॉरी इराक के बॉर्डर में आते हैं और ईरान के बॉर्डर में आते हैं। तो मेन इनका जो मैटर चल रहा है वो है सीरिया और टर्की से। अब सीरिया में क्या हुआ कि एक समय आया जब जो इस्लामिक स्टेट था वो पूरा ओवरटेक करने लगा था, 2014 ऐसा कुछ बात है। तो उसके बाद फिर ये कुर्दिश फोर्सेस एक बना और वो लोग हराने लगे इसको। उसके बाद ये लोग ये वाले एरिया को कैप्चर किए सीरिया में, और टर्किश गवर्नमेंट से भी लड़ते लड़ते ये लोग एरिया कैप्चर किए। इतना तो नहीं, ये बस दिखा रहा है कि कुर्दिश रीजन्स कौन कौन से हैं, ऐसा रीजन को कैप्चर किए। अब ये जो लोग हैं कुर्दिश जो एथनिक ग्रुप्स है, ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक कुर्दिस्तान बना लें, लेकिन ऑब्वियसली ना टर्की चाहेगा, ना सीरिया चाहेगा, ना इराक चाहेगा, तो ये गवर्नमेंट से इनका लड़ाई हो रहा है। अब जब IS से लड़ना था, तब कुर्द्स जो लोग हैं उनका पूरा यूज हुआ, ये लोग पूरे फ्रंट लाइन में जाके लड़े। फिर जब ये लोग मतलब IS हार गया, तो इनको अब इन्होंने भी तो जो IS टेरिटरी ये लोग कब्जा किए वो तो इनके अंडर आ गया ना। उसके बाद फिर सीरिया का गवर्नमेंट, वो जो असाद रिजीम था, वो अभी हट गया 2024 में। तो अभी जो नए लोग आए हैं, नए जो सरकार है, वो बोल रहे हैं कि भाई तुम मेरे को अपना टेरिटरी जो भी तुम है वो दे दो। तो इन लोगों में एक एग्रीमेंट हुआ है। तो अभी जैसे ये राक्का है, मेन यही है राक्का, ये जैसे फॉर एग्जांपल अभी SDF जो है, जो मेन फोर्स है कुर्दिश इसका, वो इसको मतलब छोड़ करके ये चला गया है इस एरिया में SDF। और राका को और इधर इधर ये जो भी एरिया है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो है 42% अपना जो रीजन है उसको छोड़ा है जो SDF है। तो ये आर्टिकल में बस वही दिया हुआ है कि कितना कॉम्प्लेक्स है उस एरिया में, बेसिकली कि अलग अलग वो कंट्रीज वाला नहीं दिया हुआ है, ये तो बस कंटेक्स्ट देने के लिए हम बताएं। मेनली वही है कि अलग अलग जो ग्रुप्स है वो लड़ रहे हैं, और उसमें जो टर्की है वो भी कुर्दिश फोर्स टर्की में भी एक्टिव है, वो उनके खिलाफ है। सीरियन गवर्नमेंट जो है, वो जो सीरिया में जो कुर्दिश फोर्सेज हैं उससे कुछ एग्रीमेंट करना चाह रहा है, और एग्रीमेंट हुआ भी है कि भाई तुम मेरे को इतना रीजन दे दो, उतना रीजन दे दो। और US जो है वो अब क्या, पहले उसको क्या था कि जो कुर्ड्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब वो देख रहा है कि अभी जो सीरिया में गवर्नमेंट है वो मेरे साथ है, तो वो कुर्द्स लोगों को वो छोड़ रहा है, मतलब कि ठीक है भाई तुम लोगों को जो करना है करो, मेरे चक्कर में मेरे को वो परेशान मत करो। तो बेसिकली कुर्द्स जो है वो जब IS आ रहा था तब भी उनको अकेला छोड़ दिया गया था, और अब भी उनको अकेला ही छोड़ा जा रहा है। तो ये आई होप कि क्लियर हो। बस आप इसका मैप याद रखिएगा, ठीक है, कि जैसे एलेपो कहाँ है और ये सब जो रीजन है, वो बस आपको अगर इसका मैप याद रहेगा, उससे वो कुर्दिस्तान पे वो कुछ पूछने वाला नहीं है कि भाई मेरे को बता दो कि कुर्द एरिया क्या है, या फिर अभी जैसे ये यूफ्रेट है ना, अभी जो है वो कुर्द लगभग यहाँ तक है, ठीक है। अभी हार मतलब जो एग्रीमेंट हुआ है
उसके बाद वो लोग यूफ्रेट्स के इधर चले गए हैं। अब सरकार बोल रहा है कि तुम लोग और पीछे जाओ। सरकार उन लोगों को बोल रहा है कि और थोड़ा पीछे जाओ। अब कुर्द्स बोल रहे हैं कि इसके पीछे हम लोग नहीं जाने वाले हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर ये दिया हुआ है कि जो एआई और सेमीकंडक्टर में क्या है, क्या होगा, मतलब इंडिया यूज एफटीए उससे क्या होगा, तो लिखा हुआ है बढ़िया बढ़िया होगा सब। फिर ये सब ऐसे ही नो इंसिडेंट नॉट नॉर्मल टू टॉलरेट। वो जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं। ये फिर सब वही है, इंडिया यू यू यू। ये जो जस्टिस सूर्यकांत है, इन्होंने बोला है कि एक्वायर ऑक्शन एसेट्स ऑफ एसिड अटैकर्स टू पे द विक्टिम्स। ये थोड़ा पता नहीं, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन उसको तो लॉ में लाना पड़ेगा ना। वीआईपी दर्शन, डेथ टोल इन कोलकाता, हेड ऑफ यूनियन बजट, बीजेपी वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बेचारे को पीछे बैठा दिया तो ये लोग गुस्सा आ गए। एफटीए विल एंकर मैन्युफैक्चरर्स इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। अब देखिए एक चीज़ जो मेरे को कॉन्ट्राडिक्टरी लगा कि इंडिया बोल रहा है कि हम लोग 2070 तक नेट ज़ीरो चले जाएंगे। मतलब हम लोग जितना कार्बन एमिट करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। और यहाँ बोल रहे हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर आइंग 100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, देखिए ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन सब भी दिमाग में रखे, क्योंकि यूपीएससी पूछता है, हो सकता है वो ऐसे ही दे दे कि अभी 100 बिलियन का चाह रहा है, उसमें इंडिया का जो नेट जीरो है या जो क्लाइमेट टारगेट्स है उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए क्या सही है क्या नहीं है। ट्रम्प अभी भी फिर ईरान से अभी भी लगा हुआ है, अब साउथ कोरिया पे टैरिफ लगा रहा है। ये एक डूम्सडे क्लॉक है, ये डेट से बहुत साल पहले बना था। इसमें क्या होता है ना कि जब लोगों को लगता है, जो भी इनको मेंटेन करते हैं इसको, उनको जब लगता है कि अर्थ डूम्सडे क्या होता है कि जब सारा दुनिया तबाह हो जाएगा, तो जैसे जैसे इनको लगता है कि दुनिया अब तबाही के और जा रहा है, तो ये उसको डूम्सडे की तरफ, मतलब 12 बजे की तरफ बढ़ा देते हैं। अभी जैसे 87 सेकेंड्स पे है कि वो जो डूम्सडे का जो टाइम है, उससे सॉरी 85 सेकेंड्स, डूम्सडे क्लॉक टू 85 सेकेंड्स टू मिडनाइट। पहले ये 89 सेकेंड्स था। अभी जो भी ये वेनेजुएला में, ईरान में, यूएस का जो भी पॉलिसी है, यूक्रेन, रशिया, ये सब के कारण इसको 85 सेकेंड्स पे डाल दिया। अब ऐसा नहीं है कि 85 सेकेंड्स में वो घड़ी बंद हो जाएगा, वो उसको बस वो वहाँ पे डालते हैं कि देखो अभी इतना थ्रेट है, फिर और 85 सेकेंड्स पहली बार डाला गया है। फिर साइंस में देखिए, टू मेक सेंस ऑफ कॉस्मिक रेज सर्न टीम ट्रैक्स अ फ्रेजाइल न्यूक्लियस। अभी देखिए सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन, ठीक है, उसमें होता है एक सिंगल प्रोटॉन। हीलियम इज द सेकेंड लाइटेस्ट, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो सेकेंड सिंपलेस्ट कौन सा है, वो है ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस। अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं ना कि ये जो ड्यूटेरॉन है ये प्रोड्यूस कब होता है, अगर दो पार्टिकल्स या दो जो बीम्स ऑफ लाइट है वो अगर आपस में टकराते हैं, तो उसमें फिर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे, एमिट होंगे। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल करके ये ड्यूटेरियम बनाएंगे, मतलब ड्यूट्रॉन बनाएंगे। अब लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो ड्यूटेरॉन है, ये जो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ये हो कैसे रहा है। तो इन्होंने सिंपल एक रिसर्च किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें है कि एक अलग उसमें पार्टिकल होता है, वो मदद करता है कि उससे उसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है वो कंबाइन कर पाते हैं। क्योंकि मैटर ये है कि द प्रॉब्लम इज अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कांट फ्यूज इफ दे हैव टू मच एनर्जी। तो सो देर इज अ थर्ड पार्टिकल। तो ये थर्ड पार्टिकल कौन सा है, तो उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ था, फियोन नाम होता है, यही कहीं पे दिया हुआ था। यही कहीं पे नाम दिया हुआ था, हाँ पियोन्स, हेल्प फ्रॉम पियोन्स नियर बाय, मतलब वो जो उसको जो कंबाइन होना है ना वो
पियोन्स की मदद से होता है, जो न्यूट्रॉन और उससे वो ड्यूट्रॉन बनता है। अब इसका काम कहाँ है, तो जैसे लाइट आ रहा है, कॉस्मिक रेज है, वो उसे जो कंबाइन करते हैं या एक किसी चीज़ से जो स्पेस है उसमें अगर टकराते हैं, तो उसमें किस तरह से हम लोग उसको समझ सकते हैं या उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, बस वही यही ये मेरे हिसाब से ये थ्योरेटिकल वो है, इसमें यूपीएससी का वैसा कुछ काम का नहीं है। देखिए, व्हेन साइंटिस्ट आर स्टडिंग टेलीस्कोप डेटा ऑफ दिस कोलिजन्स, मतलब जो कॉस्मिक रेज हैं और कोई भी अगर पार्टिकल है उसका अगर कोलिजन होता है, और आर मॉडलिंग देम इन अ लैब, दे नीड टू नो विच सिग्नल्स आर कमिंग फ्रॉम विच सोर्स। तो वो पता चलेगा कि अच्छा ये वाला जो लाइट है या ये वाला जो वो किस सोर्स से आ रहा है। Not only explain a long-standing puzzle in nuclear physics, but can have far-reaching implications for astrophysics। क्या होता है जो वो मतलब स्पेस से रिलेटेड है। एंटी न्यूक्लियर, बस इतना, ये मेरे को वैसा नहीं लगा, बस इतना आप लोग समझिए कि जो अगर समझना है तो बस यही समझना है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अगर बनते हैं, जैसे फोटॉन्स अगर कोलाइड करते हैं और उसमें ये सर्न का है, सर्न में क्या होता है कि वो लोग पार्टिकल्स को बहुत तेज स्पीड पे लेके जाते हैं और उसको कोलाइड करते हैं, और वो कोलिजन में देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसमें अगर फोटॉन्स को अगर वो लोग ऐसे करके वो कोलाइड करवाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होता है, तो वो दोनों कंबाइन करके ड्यूट्रॉन कैसे बनाते हैं, तो वो होता है पियोन्स की मदद से। बस इतना ही दिया, और उसका यूज़ कहाँ है, तो कॉस्मिक रेज और स्पेस में अगर कोई पार्टिकल है उसका अगर कोई वो लोग इंटरैक्ट करेंगे तो उसको समझने में मदद करेगा, बस इतना ही काम का है। बाकी अगर रीजनल रीजनल में भी आज कुछ खास है नहीं, वैसे कभी ही होता है। स्मॉल बिजनेस, हाँ सही है। हाँ, इससे ये देख के याद आया, जो वो एनसीपी के लीडर थे अजीत पवार, उनका डेथ हो गया उसमें, प्लेन क्रैश में। ममता से अखिलेश मिल रहे हैं। इस ये भी जो है ना, नासिक फार्मर्स लॉन्ग मार्च जो है, ये इसको भी शायद बोल रहे हैं कि हॉल्ट कर देंगे, क्योंकि वो अजीत पवार के डेथ के कारण। अब मिड डे मील के चिल्ड्रन को मतलब स्क्रैप पेपर पे खाना दिया जा रहा है, मतलब इतना करप्शन है, इस लेवल का करप्शन है, क्या बोलेंगे। और ये देखिए, असम के सीएम, 4 to 5 लाख मिया वोट्स विल बी डिलीटेड फ्रॉम पोल रोल्स। और क्या, कोई कहीं का सीएम अब ऐसा बात बोल रहा है तो क्या ही लोग करेगा। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग वो ध्यान रखिएगा कि एक इंडिया ईयू एफटीए है, एक इंडिया ईयू समिट है, समिट का पार्ट है एफटीए। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि कुछ और समझना है इसमें या कुछ देखना है, तो आप अगर सर्च करोगे इंडिया ईयू एफटीए पीआईबी, सब वहीं से लिया हुआ है, वो मिल जाएगा। अगर आपको और क्यूरियोसिटी है तो आप सर्च करना इंडिया ईयू समिट ज्वाइंट डिक्लेरेशन या ज्वाइंट स्टेटमेंट। उसमें आपको 2 साइट मिलेगा, एक इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स का और एक यूरोप का ईयू का जो साइट है उसका लिंक मिलेगा। वो दोनों में लगभग सेम ही चीज़ है, लैंग्वेज बदला हुआ है, वो दोनों आप लोग चेक कर सकते हो। कुर्दिस्तान आई थिंक आप लोगों को ठीक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल देखते हैं। थैंक यू।